मैं ये कह रही थी कि ये जो हमारा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ये इसकी डेफिनेशन तो सब बच्चों को पता होती है, बट इसके जो टेक्निकल डिफरेंस होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, किसी भी चीज का डिफरेंस आपका रियली वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज का आपका डिफरेंस। हम देखते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या होता है। मैं ना आपको 7 पॉइंट्स बताऊंगी, यही 7 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, और 7 मार्क्स से 6 मार्क्स से ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं होता। तो पहला पॉइंट देखते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं वो आपको पता ही है कि वो हमेशा इंडिविजुअल पर्सन की वर्किंग को कंसीडर करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कैरसिटी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। मुझे आप ये बताओ कि चॉइस क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चॉइस। आपने 11th में पढ़ा होगा, एक सेपरेट टॉपिक था चैप्टर आपकी इसमें इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बताओ व्हाट इज चॉइस। चलो जर्नल बताओ चॉइस होती क्या है। टू और मोर अल्टरनेटिव, टू और मोर थिंग्स, वेरी गुड। आपके पास एक या दो चीज हो, उनमें से आपको कोई चूज करना है तो उसे चॉइस कहते हैं। तो इंडिविजुअल पर्सन की क्या चॉइस है, और स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैरसिटी। वेरी गुड। अगर आपकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो तो वो स्कैरसिटी जनरेट कर देती है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं वो हमारी स्कैरसिटी को कंसीडर करती है, लेकिन इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल पर्सन की स्कैरसिटी को कंसीडर करती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हमारी स्कैरसिटी को, चॉइस को ही कंसीडर करती है, लेकिन किसकी, पूरी इकोनॉमी की, होल इकोनॉमी की। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसीडर्स द स्कैरसिटी एंड चॉइस ऑफ द होल इकोनॉमी। समझ गए, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स चॉइस और स्कैरसिटी कंसीडर करती है इंडिविजुअल पर्सन की। और अगर आपको और पॉइंट बढ़ाना है तो आप पहले पॉइंट पे लिख देना माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसीडर द चॉइस ऑफ इंडिविजुअल और मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसीडर द चॉइस ऑफ होल इकोनॉमी। और सेकंड पॉइंट में लिख देना माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसीडर द स्कैरसिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसीडर द स्कैरसिटी ऑफ होल इकोनॉमी। जितने पॉइंट बढ़ा सकते हो, मैं तो कहती हूँ खोल खोल के लिखो, जितना आप पॉइंट्स बढ़ा सकते हो उतने पॉइंट्स बढ़ाओ, ताकि ना आपके मार्क्स कटने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं अगर आप इतना ज्यादा खोल खोल के चीजों को लिखोगे। करेक्ट। ये फर्स्ट पॉइंट है। फिर सेकंड पॉइंट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय इंडिविजुअल पर्सन। इसमें जो भी अपने इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस में क्या क्या होता है आप अपना बता दो। एक अगर आपकी फैमिली में, चलो आप ही बता दो, आप अपने लेवल पे अगर आपको कोई एक इकोनॉमिक डिसीजन लेना होगा तो वो क्या होगा, बताओ। बोलो। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे अगर आपकी मदर ये कहे कि सपोज करो आप, चलो यही ले लो कि एक आपको घर में एक नया फोन आना चाहिए। आपकी मदर ने डिसाइड किया कि नया फोन लेना है या नहीं लेना। ये एक इकोनॉमिक डिसीजन हो गया, यानी पैसों से रिलेटेड डिसीजन होगा, लेकिन लिया किसने, सिर्फ आपकी मदर ने, इंडिविजुअल पर्सन ने। ठीक है, एक एग्जाम्पल मुझे इंडिविजुअल डिसीजन का आप और दो। हाँ जी। वी ये की जगह आई कर दो, आई हैव टू बाय साइकिल और नॉट। ठीक है, गुड। और एक तो ये हमारी जो ऐसे इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं ना, ये जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं वो सिंगल सिंगल इंडिविजुअल की इकोनॉमिक डिसीजन से रिलेटेड होते हैं। इसमें इकोनॉमिक डिसीजन एक पर्सन के ही कंसीडर किए जाते हैं। अब माइक्रो में एक के कंसीडर किए जाते हैं तो मैक्रो में कितनों के करे जाएंगे। हाँ, लार्ज, मैनी। इन दिस इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय लार्ज ग्रुप। इसमें लार्ज ग्रुप जो होता है, बहुत सारे ग्रुप मिलके इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं और इकोनॉमिक डिसीजन को अप्लाई करते हैं। मैंने आपको अपने कल भी यही समझाया था कि जो पहली बात तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं वो गवर्नमेंट नहीं होती। मैंने आपको कल भी यही समझाया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में और जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिस्ट और जो आपके गवर्नमेंट होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। तो देखो, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पहला तो डिसीजन मैक्रो इकोनॉमिक्स लेते हैं, फिर वो गवर्नमेंट को या इसकी अथॉरिटीज को देते हैं, फिर वो अपना डिसीजन लेते हैं, तो कितने सारे लोग हो जाते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो कहने का मतलब ये है
कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं उसमें इंडिविजुअल डिसीजन ले लेता है, अपने आप अपने मर्जी से डिसीजन ले लेता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ग्रुप ऑफ पीपल मिलके इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। बच्चा ये बात समझ आ गई? 2 पॉइंट समझ गए? 2 नहीं आप 3 मान लो, 1 पॉइंट को आप और बढ़ा लेना, आप तीसरा पॉइंट मान लो। अब वही बात है, ये मेरा ना किसी भी डिफरेंस का ये मेरा फेवरेट पॉइंट होता है। मैं अपनी भी स्टडीज में यही पॉइंट को ज्यादा कंसीडर करती हूँ डिफरेंस में। Microeconomics has narrower scope and macroeconomics has wider scope. Narrower मतलब what is the meaning of narrow? बताओ narrow मतलब क्या होता है? मैं कह रही हूँ narrow मतलब क्या होता है? What is the meaning of narrow? NARROW? कम। यहाँ पे नैरो का मतलब होता है कम या लेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेस स्कोप होता है। लेस स्कोप तो इसलिए ही हो जाता है ना क्योंकि ये एक पर्सन से रिलेटेड होती है, कम पर्सन से रिलेटेड होते हैं, तो ऑफ कोर्स इसका स्कोप लेस हो जाता है, इसका स्कोप कम हो जाता है। और वाइडर, वाइड मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइड? हाँ जी, क्या? हाँ, ब्रॉड या ज्यादा या मोर, ज्यादा या मोर। मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप मतलब उसकी रीच बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत वाइड हो जाती है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप या उसकी रीच लेस हो जाती है, कम हो जाती है। अब मुझे बताओ थर्ड पॉइंट क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट कंसीडर्स इंडिविजुअल मार्केट्स इकोनॉमिक पोजीशन। ये जो इंडिविजुअल मार्केट्स इकोनॉमिक पोजीशन को कंसीडर करने का मतलब होता है, यहाँ पे आ जाता है वो इंडिविजुअल मतलब मार्केट। मार्केट इकोनॉमिक पोजीशन में क्या आ जाता है कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन मार्केट इकोनॉमिक पोजीशन? इसमें आ जाता है कि इंडिविजुअल पर्सन मार्केट में जाके अगर एक पर्सन क्या बाय करने की क्षमता रखता है, या क्या उसकी कैपेबिलिटीज या उसकी कैलिबा है, वो क्या चीजें एक सिंगल पर्सन बाय कर सकता है, परचेज कर सकता है, उसे हम क्या, वो आती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इट कंसीडर इंडिविजुअल मार्केट इकोनॉमिक पोजीशन, ये एक सिंगल मार्केट इकोनॉमिक्स पोजीशन को कंसीडर करता है। और मैक्रो होल इकोनॉमी को, मैक्रो हमारी होल सारी इकोनॉमी को कंसीडर करता है, ये सारी इकोनॉमी की वर्किंग को कंसीडर करता है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट क्लियर? गुड बाबू। कहाँ तक शो हो रहा है आपको? कहाँ तक शो? फोर्थ पॉइंट तक। आप बताओ अब हो रहा है? रुको, वेट। हाँ बस 2 ही पॉइंट रहता है, आप सुन लो ओरली, फिर मैं आपको भी सेंड करती हूँ। फिफ्थ पॉइंट है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसी को हम कह मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम होता है प्राइस थ्योरी। इसका दूसरा नाम होता है प्राइस थ्योरी। क्या नाम होता है? प्राइस थ्योरी। क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसीडर करती है हमारे प्राइस डिटर्मिनेशन। आप मुझे ये बताओ, आपने प्राइस डिटर्मिनेशन 11th में पढ़ा होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन? बताओ। प्राइस डिटर्मिनेशन हमारी एक ऐसा पॉइंट होता है ना, जब हमारी डिमांड और सप्लाई जब हमारे मीट करती है, जिस पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा बनता है। आई थिंक 11th या 12th चैप्टर में पढ़ा होगा आपने प्राइस डिटर्मिनेशन। तो उसमें क्या होता है कि आपकी परफेक्ट कंपटीशन का डिफरेंट प्राइस डिटर्मिनेशन होता था, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, इन सब का डिफरेंट होता था। बेसिकली जब आपका एक डिमांड एक सप्लाई के कर्व से मीट करता है, जिस पॉइंट पे मीट करता है उसे प्राइस, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। पढ़ा है? कुछ याद है?
हाँ, तो बस ये ना माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल पर्सन के प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्प करती है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम होता है प्राइस थ्योरी। नाम याद कर लो, बोर्ड में कभी भी किसी भी नाम से क्वेश्चन आ जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। क्लियर, समझ गए? ओके बाबू। और ऐसे ही हमारा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम होता है एग्रीगेट थ्योरी। क्या नाम होता है? एग्रीगेट थ्योरी, AGGERATE थ्योरी। मैंने कल भी आपको एग्रीगेट का मतलब बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट? हाँ, बिग या टोटल। ये टोटल सब चीजों को मिला के कंसीडर करती है, तो ये हमारी टोटल थ्योरी भी कहलाई जाती है। ठीक है, वैसे बताना बच्चा, माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम? वेरी गुड। और मैक्रो का? शाबाश, माइक्रो का प्राइस, मैक्रो का एग्रीगेट थ्योरी। अब सिक्स पॉइंट तो काफी इजी। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, माइक्रो, जिसका मतलब होता है, आप बताओ माइक्रो का क्या मतलब होता है? स्मॉल, वेरी गुड। और मैक्रो एक वर्ड से मिलकर, ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जिसमें मैक्रो का क्या मतलब होता है? शाबाश। सेवंथ पॉइंट, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दी थी। क्लासिकल का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिकल? हाँ, ट्रेडिशनल और ओल्ड। ओल्ड इकोनॉमिस्ट, ओल्ड इकोनॉमिस्ट में कौन कौन आ जाता है? एडाम स्मिथ। आपने एडाम स्मिथ का नाम सुना होगा, ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, लेकिन ओल्ड इकोनॉमिस्ट कहलाए जाते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, अब के टाइम के इकोनॉमिस्ट नहीं है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने दी थी, और मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन हो गए? कीन्स, KNEYS, KNEYS, ये आप लर्न कर लेना। मॉडर्न ने दी थी हमारी मैक्रो, और ट्रेडिशनल ने दी थी हमारी माइक्रो। ट्रेडिशनल में अदाम स्मिथ और मॉडर्न में कीन्स। समझ गए? मैं अभी आपको सेंड करती हूँ, उससे पहले ये ना 7 आपके पॉइंट्स हैं। 8 मान लो, वैसे मैंने 7 ही बताए थे। तो आप मुझे एक बार ना 7 पॉइंट को रिपीट करना, मैंने क्या क्या कहा था। शाबाश। सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट? चलो कोई बात नहीं, आप बस इनका नाम वाम आपको पता है ना, मैं कल सुनूंगी आपसे। मैं ना आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं करवाऊंगी। अपने अकॉर्डिंग मैं बहुत सारी न्यू न्यू चीजें आपको बताऊंगी जो चैप्टर के टर्म से रिलेटेड, और हो सकता है वो आपकी ओल्ड बुक में भी हो। बट आप आज बैठ के अपनी अगर बुक देखोगे तो आपके बुक के अकॉर्डिंग मैंने चैप्टर करवा दिया, उसके नोट्स पे मैं सेंड कर दूंगी। बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट है। पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको ये डिफरेंस समझ आया? ठीक है, मैं अभी सेंड करती हूँ। उससे पहले ना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। अच्छी बात है, अगर आपको नीड शो हो रहा तो आपको सुनने में ज्यादा फोकस होगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू अवर एक दिस चैप्टर। वो अब ये जो चीजें अब से मैं बताऊंगी ना, वो एक्स्ट्रा फ्रॉम द चैप्टर है, मतलब आपके चैप्टर में इंक्लूड नहीं है, लेकिन चैप्टर की टर्म्स इसके जैसी है जिसमें आपकी ओल्ड बुक में या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, इकोनॉमिक एजेंट। आपने कभी सुना इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं? हु आर इकोनॉमिक एजेंट्स? इकोनॉमिक एजेंट्स वो लोग होते हैं जो इकोनॉमी की से रिलेटेड, ग्रोथ, डेवलपमेंट या इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं। वो लोग, दोज पर्सन हु आर रिलेटेड विद इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड होते हैं। एक एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। इकोनॉमिक एजेंट में आते हैं आपके गवर्नमेंट। एक आप दो, गवर्नमेंट के अलावा और कौन आ सकता है इकोनॉमिक एजेंट्स में? बोलो। प्रोड्यूसर, पीपल नहीं बच्चा। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियलिस्ट, गवर्नमेंट, मैक्रो इकोनॉमिस्ट, और ये जितने भी हमारे बजटरी डिपार्टमेंट के होते हैं ये सारे लोग हो गए। बिजनेसमैन, कोई भी कॉमन पीपल नहीं, या तो फिर आप कोई प्रोफेशन लिखो।
कॉमन नहीं लिख सकते आपकी, मतलब अगर कहो मैं हम तो है खैर, लेकिन जो जर्नल जो और लोग कह लो उनको आप नहीं कह सकते। इकोनॉमिक एजेंट वो होते हैं जो लोग इकोनॉमी को कुछ ना कुछ, इकोनॉमी में कुछ ना कुछ किसी चीज में कंट्रीब्यूट करते हैं अपना, उसे हम इकोनॉमिक एजेंट कहते हैं। क्लियर? तो इकोनॉमिक एजेंट वो लोग होते हैं जो आपकी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ अर्न करके या कुछ इकोनॉमी का डेवलपमेंट करके। इसमें आते हैं गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और हमारे मैक्रो इकोनॉमिस्ट्स एटसेट्रा। सबके नोट्स दूंगी, चिंता मत करो, सबके नोट्स प्रोवाइड करूंगी। लेकिन आपको ये समझ आ गया इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं? अब एक मैं आपको बताऊंगी, जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। आपको इक्विलिब्रियम का मतलब पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इसे कई लोग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, सेटिस्फेक्शन कहते हैं। इक्विलिब्रियम इज द अनदर नेम ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो एक होता है जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जर्नल इक्विलिब्रियम जो एनालिसिस हमारा होता है वो ये देखा जाता है कि पूरी मार्केट में कितना सेटिस्फेक्शन है, ओवरऑल मार्केट में कितना सेटिस्फेक्शन है। जो जर्नल मार्केट इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, और ये कंसीडर करता है कि आपकी फुल इकोनॉमी में आपकी कितना लेवल का सेटिस्फेक्शन है, या आपकी पूरी इकोनॉमी में कितना सेटिस्फेक्शन है। समझ गए? क्लियर? ये आपके चैप्टर से रिलेटेड तो नहीं है, मतलब चैप्टर के अंदर तो नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड टर्म्स है। मुझे जर्नल आपसे मैं एक बात पूछ रही हूँ, अगर आप सेविंग करोगे तो सेविंग का इफेक्ट आपके डिमांड कर्व पे क्या होगा? आपका डिमांड कर्व ऊपर की साइड जाएगा, मतलब अपग्रेड होगा, या डाउनवर्ड्स आएगा अगर आप सेविंग करोगे तो? बताओ कैसे। अगर हमने अपने पैसे सेव कर लिए तो जो पैसे हमने सेव कर लिए वही तो पैसे हमें लगाने थे अपने परचेज में या डिमांड करने में। अगर हमने उन पैसों को बचा लिया तो हम तो कुछ चीज डिमांड करेंगे ही नहीं मार्केट में। तो जो हमारा सेविंग कर होगा, कर होता है उस वो डिक्रीज करेगा हमारे डिमांड कर को। उसका रीजन ये होगा क्योंकि जो पैसे हमें अपनी डिमांड में लगाने थे वो तो हमने लगाए ही नहीं, तो इसलिए डिक्रीज होगा। याद रखना, सेविंग कर डिक्रीज डिमांड कर। ठीक है बाबू। नेक्स्ट पॉइंट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? ये आपने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में ये तो पक्का पढ़ा होगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है। आपको पीपीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग पता है, आपको ये पता है अगर आपका पीपीसी है ना, तो अगर आपका ये पीपीसी है, अगर आपका पॉइंट कोई कोई पॉइंट अगर आपका पीपीसी के बाहर है वो भी गलत है, कोई पॉइंट आपका पीपीसी के अंदर है वो भी गलत है। अगर आपका पॉइंट पूरा पीपीसी पे है तो वो पॉइंट हमारा होता है परफेक्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब आपके रिसोर्सेज ऐसे एलोकेट हो, ऐसे प्रोड्यूस हो जिसमें आपको कोई भी वेस्टेज ना हो। अब आप मुझे ये बता दो, जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा या मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा? बताओ। वेरी गुड। बेसिकली हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। इसका रीजन इसलिए है क्योंकि कई बच्चे ये ना समझे कि चैप्टर मैक्रो का तो सभी कुछ इसमें मैक्रो होगा ना, ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि इसमें जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे इंडिविजुअल के भी कंसीडर किए जाते हैं। समझ गए? एक पॉइंट मैं आपको और बताती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपका मेरी बात याद रखना, अगर कभी भी ओवरऑल वर्ड आ जाए तो ओवरऑल का हमेशा हमारा मैक्रो में ही आता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट इज द सेंट्रल इशू इन, मतलब जो आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट होता है वो हमारे कहाँ आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में या मैक्रो इकोनॉमिक्स में? तो आप क्या कहोगे? व्हाट विल यू से? मैक्रो में। वेरी गुड। अब बच्चा देखो, मैंने अपने ये नोट्स भी क्लियर कर दिए, और इसके बाद मैंने आपको ना वो भी कुछ पॉइंट्स, आज तो मैंने कुछ पॉइंट्स दिए, सर्टेन पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा आपको मैंने एक्सप्लेन किया एक्स्ट्रा फ्रॉम योर चैप्टर।
ऐसे ना जो जो पॉइंट्स होते रहेंगे मैं आपको एक्स्ट्रा फ्रॉम चैप्टर्स बताती रहूंगी और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब करवाती रहूंगी। इससे पहले अभी ना आप अपनी बुक खोलो, मैं आपको वो प्रूफ करना चाहती हूँ जो कल या पता नहीं परसों मैंने आपसे कहा था ना, अगर आप मेरा चैप्टर कर लोगे तो आप एक्सरसाइज वगैरह खुद कर पाओगे। अभी तो खैर पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट हुआ नहीं, बट फिर भी आप बुक खोलो। आज हम ना एक्सरसाइज देखते हैं, एमसीक्यू और फिलअप्स देखते हैं कि कुछ कुछ आप कर पा रहे हो अपने अकॉर्डिंग या नहीं। मेरे साथ ही करना, आप बुक खोलो, इतना मैं आपको नोट सेंड करती हूँ, ठीक है? ठीक है बाबू, खोल लो।